घटना चक्र, पॉलिटी जीसी। पहला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों से कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। हाँ, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। कथन सत्य है। एकात्मक झुकाव का उनमें सशक्त मिश्रण है। एकात्मक झुकाव का उनमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधिकाएं प्रभुत्व संपन्न है। नहीं है। विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। तो केवल एक और दो सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान द्वारा संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है तथा एकल नागरिकता और केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियों में इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। इस कथन में 1, 2 सही है। कथन 3 और 4 गलत है, क्योंकि राज्य, विधायिका, रक्षा और वैदेशिक मामले सहित अनेक संदर्भों में विदेश से अलग नहीं है और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है। संघ एवं राज्यों के विभाजन के मध्य विभाजन नहीं होता। कथन है, भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। यह कथन सत्य है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मक रूप से जोड़ा गया है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मक रूप से जोड़ा गया है। हाँ, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। भारत में राष्ट्रपति परोक्षता अब निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई अनुवांशिक शासक नहीं होता तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन 1 और कारण दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन 1, राजनीतिक दल लोकतंत्र की जीवन रक्त है, क्योंकि लोग खराब शासन के लिए समानतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। इसमें दोनों राजनीतिक दल लोकतांत्रिक जीवन रखते हैं, सही है, क्योंकि लोग खराब शासन के लिए समानतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। हाँ, क्योंकि खराब शासन के लिए वो विपक्ष को नहीं कोसते, ना लोगों को कोसते हैं, वे राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। तो एक दूसरे की व्याख्या भी करता है और दोनों कथन भी सत्य हैं। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है। जीवन रक्त कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणालियों के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व न्यायिक नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए समानतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन के कारण दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी करता है। भारत के दल विहीन प्रजातंत्र किसे प्रस्तावित किया गया? दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? दल विहीन प्रजातंत्र महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित किया। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। कथन है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। हाँ, ये कथन सत्य है। कारण, क्योंकि विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ये भी कथन सत्य है, लेकिन एक दूसरे के दोनों व्याख्यान नहीं करते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्य की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन को एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों तथा कारण दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या है।
नीचे कथनों में कथन और कारण कहा गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। तो कथन सही, ये कथन सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रकृति की निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित होते हैं। हाँ, समाहित होते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्वों को समाहित है। स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की पुष्टि भी करता है। कथन है, महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र में सबसे बड़े दावेदार हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र में सबसे बड़े दावेदार हैं। हाँ, सही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और उनकी व्याख्या भी करता है। महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत आधारों की रक्षा और आत्मसम्मान गणना को बढ़ाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी करता है। भारतीय संविधान में के बृहद होने के कारण है, इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। बृहद होने के कारण यह एक बड़ा देश और शासन से संबंधित है। इनमें विस्तृत प्रशासनिक प्रणाली है। यह संयुक्त राज्यों सरकारों का संविधान है। इसमें एक से अधिक आंसर मेरे को सही लग रहे हैं। भारत का संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहद होने का कई कारण, कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों में संविधान स्वरूप बृहदाकार हो गया है। अतः सभी विकल्प में कोई एक सत्य नहीं बल्कि सभी सत्य हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की संघीय प्रणाली ली गई है। ये कथन सत्य है। भारत की सरकार की संघीय, एकात्मक, फेडरल और यूनिटरी दोनों प्रकार की प्रणालियां हैं, नहीं है। फ्रांस से सरकार की संघीय प्रणाली नहीं ली गई है। पाकिस्तान से प्रधानमंत्री नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है, नहीं होती वहाँ की। पाकिस्तान में जो है उनके प्रधान, अवैया के संविधान संघीय प्रणाली को स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत के राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान में कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत में संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं। भारत स्वतंत्र न्यायपालिका है, विशेषता यह है। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन किया गया है, हाँ किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिमाण है, नहीं। संघबद्ध असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। भारत संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना है, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघों में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, अतः विकल्प डी संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें कथन और कारण है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिससे न्यायिक
पुनरीक्षण का अधिकार है। कथन एक जो है कथन है जो है भारतीय संघात्मक व्यवस्था अर्ध संघात्मक है। हाँ, ये कथन भी सत्य है। कारण जो है क्योंकि कारण भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। हाँ, ये भी कथन सत्य है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता कि इस होने के कारण यह अर्ध संघात्मक है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप से परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति में आदि के कारण पूर्णतः एकात्मक रूप से परिवर्तित हो जाने के कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों तथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246, 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन को एवं कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। कारण है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कथन कारण अर्ध संघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। कथन एक तो सही है लेकिन दो गलत है। ना तो संघात्मक है, न संपूर्णतः संघात्मक है, ना ही एकात्मक। कथन तो सही है, कारण भी सही है। अगर यह ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है तो यह अर्ध संघात्मक है। माना कि संविधान का वर्णन इस विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, संविधान सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप से परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः बेसिकली संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीकरण की प्रबल भावना है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं। वस्तुतः संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक, इसी कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संघीय किंतु भावना में एकात्मक, डी। न संघीय है, न एकात्मक है, न संसदीय। वो क्या है? प्रकृति में संघीय परंतु किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि के सी वेयर के अनुसार भारत एक संघीय संविधान अर्ध संघीय है। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा था? के सी वेयर ने। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलित स्थापित करता है। ये किसने कहा था? के सी वेयर ने। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन के सी वेयर ने कहा था। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में ढाला नहीं गया है? यह कथन है बी आर अम्बेडकर। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में ढाला नहीं गया है। बी आर अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा एकीकृत और संघात्मक दोनों है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हॉबर्ट साइमन ने। हॉबर्ट साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और स्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मोर्नी और एफ डब्ल्यू
रिक्स डैम मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? जो यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध दर्शाता है। संविधान स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की संपूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? विकास प्रशासन की अवधारणा से फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित है। विकास प्रशासन की अवधारणा में फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने और संगठित प्रयास करने से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में के समानताओं का समर्थक है? जो हेनरी फोयल है वो चिंतक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानताओं का समर्थक है। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फोयल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है किंतु अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगी। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। यह कथन किसका था? W.B. हॉन्गहम द्वारा। W.B. हॉन्गहम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होगी तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित हो गणतंत्रीय अवधारणा की व्याख्या नहीं करता। निम्न में से किनको विधि का शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना गया है? किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना गया है? शक्तियों की परिसीमा माना गया है। विधि की समक्ष क्षमता माना गया है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं माना गया। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारी से माना गया। तो 1 2 3 1 2 4 सी आंसर। प्रोफेसर डायसी 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण दिए हैं। विधि की सर्वोपरिता, विधि की समक्ष क्षमता, विधिक भावना की प्रबलता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाती है। हाँ, नहीं। जो राज्य की सत्ता के हित में स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ऐसी सरकार राज्य सत्ता के हित में व्यक्ति के हित में काम नहीं करती। जो व्यक्ति स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वो संवैधानिक सरकार है। तो कथन 2 सही। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं करेगी। राज्य व्यवस्था में के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को अपनी स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे नियंत्रण का अभाव। राज्य सरकार के संबंध में नियंत्रण का अभाव। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर को हम लोग राज्य व्यवस्था के संदर्भ में एक स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति पर बाहर प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति के आत्म-व्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की भावनाओं को विकसित करना।
राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, एक इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं तो इससे बाकी लोग प्रभावित होते हैं, तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वही स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत और अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। समाज में समानता के आधार पर एक निहितार्थ यह है कि उनमें विशेषाधिकारों का अभाव होता है। समानता का एक सामान्य अर्थ यह होता है कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति के विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उनमें विशेषाधिकारों का अभाव है। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था समान है और शीर्ष शक्तियों के केंद्र के पास है? नहीं। और शीर्ष शक्तियों राज्यों के पास है? नहीं। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति है। हाँ। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। उच्च सदन में मनोनीत सदस्य यूएसए में होते हैं, इंडिया में नहीं होते। तो इसमें से बस 3 जो है, केवल 3 वही समान है। किसी विधेयक पर कोई कार्यवाही न करने के राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न करने किए जाने की स्थिति में 10 दिन के विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति ऐसी कोई समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं तथा अमेरिका में राज्यों के पास। अमेरिका में उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अभिष्ट ये है। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन भारत के सुशासन की बाधा की पहचान करते हैं? जो नागरिक केंद्रित शासन का केंद्र बिंदु है, वो दूसरे प्रशासनिक आयोगों के प्रतिवेदन में भारत में सुशासन की बाधा की पहचान करते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रीय प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ द गवर्नमेंट में भारत के सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। भारतीय संघवाद में विविधता में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्न में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद माना गया है। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद माना गया है। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं माना गया है। उपरोक्त सभी को माना गया है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद की विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में अथवा संघ में विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं।
संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों में आपसी मतभेदों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया जाता है, जो संघ और राज्यों दोनों के लिए है। निम्न में से किस तथ्य में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता के संघवाद की ओर खिसकी? जो 1980 के दशक है उसमें भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता के संघवाद की ओर खिसकी। यद्यपि 60-70 के दशक में से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक के 71 से 80 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। आगे है राष्ट्रीय प्रतीक। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके माध्य में चक्र के महत्व को यथेष्ट डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा संविधान सभा में किया गया। डॉक्टर राधाकृष्ण ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य रंग सफ़ेद हमारी सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंध को उजागर करता है, जिस पर हम प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच श्वेत रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक, सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज के बीच पट्टी में एक नीली चक्र जिसमें 24 तिलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पे बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया द्वारा। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडाकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। 27 दिसंबर 2011 को कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। इसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ से लिया गया है। उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर संघ पर आधारित है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फागुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। सामान्यतः चैत्र मास की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। गंगा डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्टा किंगेटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय मोर का नाम पावोक्रिस्टेसस को भारतीय राष्ट्रीय पक्षी और बाघ पैंथेरा टाइग्रिस को भारतीय राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। ध्यातव्य कमल को राष्ट्रीय पुष्प
आम को राष्ट्रीय फल और बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा के सभी दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। किस वर्ष में जन गण मन को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? 1950 में जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 1950, 24 जनवरी 1950 को। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन कितने सेकंड का है? 52 सेकंड का। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अडॉप्ट किया गया? वो अडॉप्ट किया है 26 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच 21 तिलियां नहीं होती। वार्षिक चौड़ाई का अनुपात 3:4 पर नहीं होती, तो केवल एक ही सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस। 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। पावो क्रिस्टेसस पावो। भारत का राष्ट्रीय ध्वज चक्र प्रतीक है न्याय का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की संख्या कितनी है? 24। राष्ट्रीय पंचांग में निम्न में से कौन कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। नहीं, आधारित नहीं है, हिंदू पंचांग है। राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नहीं, ग्रेगरियर कैलेंडर के साथ देश भर के लिए संघ संवत का आधारित राष्ट्रीय पंचांग है। विक्रम संवत नहीं, संघ संवत पे वो आधारित है, जिसका पहला माह चैत्र है और सामान्यतः वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह पहला दिन 22 मार्च को और आदि वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। इसको देखते हैं अगले वीडियो में।